Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. ना ये जो वीडियो है VCRS का सेकंड वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। उसमें मैंने जो बेसिक्स छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि VCRS को स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। ना इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको VCRS का जो प्रोसेस है उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, और कैसे कौन सा प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इस चैनल पे आपको रेगुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्रिपरेशन और साथ ही साथ ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। ओके, नाउ अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि VCRS में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो प्रोसेस में यूज होता है 1 से 2 के केस में, वो कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो गैस होगा। ओके, अब कंडेंसर दे दूसरा जो होता है कंप्रेसर, जिस सारा वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा कंडेंसर की तरफ जाता है, और कंडेंसर में जो है हीट रिजेक्शन होता है। नाउ कंडेंसर का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। कंडेंसर का काम होता है हीट को रिजेक्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। कंडेंसर में चाहे कुछ भी आ जाए, इसका जो आउटपुट होगा यानी इस पॉइंट पे जैसे ही यहाँ से निकलेगा, ये डेफिनेटली जो है लिक्विड ही होगा। ओके, लिक्विड के अलावा 100% ये लिक्विड होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें वेपर फेज थोड़ा सा भी नहीं होगा। ओके, तो मतलब यहाँ से लिक्विड आ जाएगा, वर्किंग फ्लूइड यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये लिक्विड जो है इस थ्रॉटलिंग के पास आएगा। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये थ्रॉटलिंग डिवाइस है। थ्रॉटलिंग डिवाइस कुछ भी हो सकता है ना। थ्रॉटलिंग का जो मेन पर्पस होता है वो प्रेशर को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ओके, आइसेंथैल्पिक का मतलब इंथैल्पी जो है वो सेम होता है। मतलब इंथैल्पी एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट H3 और H4 का इंथैल्पी जो है वो सेम होता है। ओके, और थ्रॉटलिंग करने का सिंपल सा है कि आप प्रेशर को डिक्रीज करा दो। जैसे अगर फ्लूइड को आप कैपिलरी ट्यूब के थ्रू पास करवाओ तो वहां से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा फ्लूइड में, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है सडनली डाउन हो जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद जैसे ही यहाँ से फ्लूइड निकलता है, लो प्रेशर लिक्विड यहाँ से निकलते हुए इस इवेपोरेटर में जाता है। ओके, और इवेपोरेटर में जाके क्या होता है, यहाँ पे हीट एडिशन होता है। मतलब ये हमारा कूलिंग इफेक्ट देता है। इस एरिया को हम कूल डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट है वो इस इवेपोरेटर में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ इस वर्किंग फ्लूइड। और वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, जैसे ही ये हीट होता है, ये वर्किंग फ्लूइड जो लिक्विड में था, ठीक है, यहाँ से लिक्विड ये इंटर करेगा लिक्विड, और यहाँ से जो निकलेगा वो कंप्लीट गैस होगा। इवेपोरेटर ऑलवेज जो आउटपुट देता है वो ऑलवेज 100% गैस देता है हीट एडिशन के बाद, ठीक है। कभी भी ये लिक्विड नहीं रहेगा। और कंडेंसर जो आउटपुट देता है वो ऑलवेज लिक्विड में देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा वो हीट गेन करते हुए, कूलिंग इफेक्ट देते हुए हमारा यहाँ से फिर निकलेगा गैस के फॉर्म में, ठीक है। और ये गैस फिर से कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेस होगा। तो इस तरह से हमारा जो साइकिल है वो चलते रहता है। ओके, होप ये आपको कंप्लीट क्लियर होगा। यहाँ पे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है वो 4 प्रोसेसेस मिलनी होती है, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है आपका 1 से 2 के बीच में, जो मैंने अभी दिखाया फिगर में, वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारा गैस है उसको कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करके इवेपोरेटर प्रेशर, ये जो प्रेशर होगा ये पीई होगा, यानी इवेपोरेटर प्रेशर होगा, और ये जो प्रेशर होगा पीसी, ठीक है। तो पीई इवेपोरेटर प्रेशर से लेके कंडेंसर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे कंप्रेसर का यूज करते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो आपका आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन होता है। यानी यहाँ से यहाँ जे 2 से लेके 3 तक जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे प्रेशर कभी भी नहीं चेंज होता। प्रेशर जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ से देखो कंडेंसर हीट रिजेक्ट करके जो भी गैसियस फ्लूइड है उसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। और नेक्स्ट जो 3 से लेके 4 तक प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। थ्रॉटलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि प्रेशर जो है अगर हाई प्रेशर हो तो उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये प्रोसेस सिंपली जो है आपका कैपिलरी ट्यूब से होता है, ठीक है।
या तो फिर आपका पोरस प्लग यूज होता है इसमें। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ ऐसा डिवाइस की जरूरत होता है जो कि फ्रिक्शन जनरेट कर सके ढेर सारा, ठीक है। जैसे आप कैपिलरी देख लो, अगर आप इससे किसी भी चीज को फॉलो करवाओगे तो ये बहुत ज्यादा ये फ्रिक्शन जनरेट करता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ओके। बट इंथैल्पी जो होता है वो जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है थ्रॉटलिंग के केस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ से आप 3 से लेके 4 देख लो, इसके बीच में जो है कंप्लीटली इंथैल्पी जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और न्यूमेरिकल में भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ का इंथैल्पी H3 और यहाँ का इंथैल्पी H4 ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी को जो है एक्सपेंशन वॉल्व भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो H3 है ये वेरी हाई प्रेशर पे है और ये H4 जो है वेरी लो प्रेशर पे है, ठीक है। ये एक तरह से आपका कंडेंसर प्रेशर है और ये आपका इवेपोरेटर प्रेशर है, ओके। तो 3 से 4 जो प्रोसेस होता है सिंपल सा एक्सपेंशन प्रोसेस है, बट ये वाला प्रोसेस देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये वाला यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट फिर 4 से 1 यानी इवेपोरेटर में जैसे ही जाता है तो इसके अंदर जो भी कंप्लीट प्रोसेस होता है वो आपका एसोबैरिक हीट एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग एरिया से जहां पे हम कूल डाउन करना चाहते हैं उस एरिया से हीट निकल के इवेपोरेटर में जाता है, और इवेपोरेटर में क्या होता है, जो भी यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है वो फ्लूइड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और गैस में फाइनली जब इवेपोरेटर से बाहर निकलता है इस पॉइंट पर वो कंप्लीटली गैस में निकल के यहाँ से कंप्रेसर में चला जाता है फिर से। तो ये कंप्लीट 4 मिनिमम प्रोसेस होता है VCRS का। और ये जो भी अभी हमने पढ़ा सिंपल VCRS है, ये जो है आइडियल VCRS है, बिकॉज यहाँ पे जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपका बताया कंप्रेसर वाला प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट प्रैक्टिकली में ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ओके। तो अगर ये इरिवर्सिबल होगा तो आपका जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ कैसा होता है। पहले यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो हमने अभी पढ़ा वो आइडियल VC साइकिल है, और यहाँ पे वही बताया गया सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड के बारे में कि जब भी इवेपोरेटर से बाहर आएगा वो 100% वेपर फेज में होगा, और जब भी कंडेंसर से बाहर आएगा लिक्विड वो 100% लिक्विड के फेज में होगा। सो फाइनली ये आपका जो है TS डायग्राम है, और ये TS डायग्राम आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। VCRS साइकिल का TS डायग्राम ये होता है, और रनकाइन साइकिल का भी ऐसा ही होता है, ये थोड़ा सा आगे चला जाता है और यहाँ से ये पंप लग जाता है, ठीक है। तो बट ये वाला आपको याद रखना है, देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद ये रखना कि ये एग्जिट पॉइंट जब भी आप यहाँ से इंड करोगे इसी डोम पे आके, क्योंकि ये इवेपोरेटर है और इवेपोरेटर हमेशा आउटपुट 100% फेज में ही देता है। ये इधर भी दे सकता है बट ये अंदर नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर ऑलवेज इस पॉइंट पे आके ही खत्म होगा इसका आउटपुट, इसके इधर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कि यहाँ पे आके कंडेंसर खत्म होगा। कंडेंसर जब भी देगा आउटपुट वो 100% लिक्विड देगा, और इवेपोरेटर आपका आउटपुट 100% वेपर देगा। और जो भी मैंने आपको बताया कि 1 से 2 यहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है, और यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग होता है, और यहाँ पे इवेपोरेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, और यहाँ पे आपका आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन होता है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है यानी प्रेशर डिक्रीज होता है। ये यहाँ पे देखो ये PC है, P कंडेंसर, और ये आपका हो गया P इवेपोरेटर, ठीक है। और ये कंप्लीट थ्रॉटलिंग प्रोसेस 3 से 4 तक है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो इंथैल्पी जो है आपका यहाँ पे H3 और H4 ऑलवेज जो है इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में हमें ये नहीं पता कि इस बीच में हो कैसे रहा है एग्जैक्टली। हमें ये पता है कि ये प्रोसेस जो है 3 से स्टार्ट होगी और 4 पे जाके खत्म होगी, लेकिन बीच में इसका पाथ कैसा होगा ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ये कंप्लीट इरिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई इसको ऑलवेज जो है डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। और बाकी जो आपका ये तीनों प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसको सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट जो है उसी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है, कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है। एंड एक और ये पीएच डायग्राम भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो ये पीएच डायग्राम आप ये रखना, यहाँ पे भी ये लिक्विड होता है, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर होता है, और ये वेपर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, ये आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन, यहाँ पे कंडेंसर हो गया,
और ये आपका हो जाएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और यहाँ से हो गया आपका हीट एडिशन प्रोसेस, यहाँ पे इवेपोरेटर। ये आपका प्रेशर हो गया पीसी, और यहाँ पे ये प्रेशर हो गया पीई, यानी कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर। एक और इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ है, ये इसका एचएस ग्राफ है, बीसीआरएस का ये जो है एचएस ग्राफ है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें भी देखो पहला प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ तक होता है आइसेंट्रोपिक, यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोपी जो है इसका कांस्टेंट है, तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, और देन ये जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मैंने क्या बोला कि जो भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है उसका इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होता है, तो ये आपका H3 इक्वल टू H4 हो गया आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एंड देन फाइनली ये जो प्रोसेस होगा आपका हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है, ये कंडेंसर हो गया, और यहाँ पे आपका ये आपका इवेपोरेटर हो गया, और ये आपका कंडेंसर हो गया। ये तो कंप्लीट साइकिल के बारे में पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस होता है, और टीएस डायग्राम प्रोसेस का कैसा होता है, फिर आपको पीएच डायग्राम कैसा होता है, एंड एचएस डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। ये तीनों डायग्राम आपको याद रखना है बीसीआरएस का, ओके। अब देखते हैं इसमें जो तीनों कंपोनेंट लगता है उसका थोड़ा एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं कि किसमें कितना एनर्जी जाता है और कितना आउटपुट होता है, कितना हीट का इनटेक होता है, कितना आउटपुट होता है, ओके। तो पहला जो है आपका, ये बात याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होगा कंप्लीट वीसीआरएस साइकिल में। हम ये मान के चलते हैं कि फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो जो है ऑलवेज कांस्टेंट है, मतलब जितने स्पीड से कंप्रेसर से निकल रहा है उतने स्पीड से वो इवेपोरेटर में भी जा रहा है, कंडेंसर में भी जा रहा है, एवरीवेयर, ठीक है। तो फ्लूइड का वेलोसिटी हम ऑलवेज कांस्टेंट मान के चलते हैं, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी भी हम कांस्टेंट मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो हमारा वीसीआरएस साइकिल है और जो इक्विपमेंट रखा हुआ है वो किसी एक ही जगह पे रखा हुआ है, ओके। मानते क्या है, ये ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि दूर दूर रखा होता है या तो फिर ऊपर नीचे। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी हम जीरो मान के चलते हैं, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है उसका हाइट जो है सिमिलर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, हम ये नहीं मान रहे कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा कुछ। तो ये दो हमारा एजम्पशन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टडी फ्लो का मतलब टाइम के साथ जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है साइकिल के अंदर वो कांस्टेंट है, वो ऐसा नहीं हो रहा कि थोड़े टाइम के बाद फ्लो हमारा बढ़ जा रहा है, वैसे तो प्रैक्टिकली में बढ़ता घटता है, बट यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चले कि स्टडी फ्लो है। सबसे पहले देख लो कंप्रेसर होता है हमारा, ठीक है। कंप्रेसर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, बीसीआरएस साइकिल जो भी होता है ये आपका डोम हो जाएगा, यहाँ से आपको ये कंडेंसर, ये सुपर हीटेड, और ये आप गए सेचुरेटेड वेपर, और यहाँ तक आएगा, ठीक है। कंप्लीट नहीं मिला देना है, और ये यहाँ से डॉटेड लाइन, ओके। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे कंप्रेसर जो देख लो आप, कंप्रेसर कैसा हुआ, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, ओके। यहाँ का इंथैल्पी HI होगा और यहाँ का इंथैल्पी HE, इनलेट इंथैल्पी और एग्जिट इंथैल्पी। अगर ये मान के चले तो ये जो वर्क होगा वो क्या होगा, HI माइनस HE, ओके। तो इनपुट वर्क जो हम कंप्रेसर में दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, H2 माइनस H1। सिंपल ये देखो कि आपका ये वाला हाई प्रेशर पे है तो यहाँ का इंथैल्पी ज्यादा होगा, यहाँ का इंथैल्पी कम होगा, तो वर्क जो होगा कंप्रेसर को इस इंथैल्पी से इस इंथैल्पी तक पहुंचाने में लगेगा वो H2 माइनस H1 लगेगा, ओके। दूसरा आपका कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर के केस में 2 से 3 तक आपको फ्लूइड को भेजना है, और यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, ओके। तो ये जो हीट निकलेगा ये फाइनली इक्वल क्या होगा, HE माइनस HI, इसमें भी एग्जिट माइनस इनलेट करो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रिजेक्शन में हीट जो आएगा वो H2 माइनस H3 का होगा, ठीक है। H2 माइनस H3 करोगे तो आपका हीट कितना रिजेक्ट हो रहा है, बिकॉज इस पॉइंट का जो इंथैल्पी है सबसे ज्यादा होता है इस साइकिल में, उसके बाद सबसे कम आपका इस पॉइंट का है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। तो उस तरह से आपको हीट रिजेक्शन निकालना हो तो H2 माइनस H3 आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस में देखोगे तो H3 और H4 ऑलवेज इक्वल होता है। और नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस जो है आपका इवेपोरेटर का, इवेपोरेटर केस में जो हीट होगा इस पॉइंट का इंथैल्पी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इधर से इधर फ्लो कराने में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है। तो फाइनली जो हमारा H1 माइनस H4 होगा क्या, हीट एडिशन। मतलब यहाँ पे जो H4 से H1 हमारा इंथैल्पी बढ़ गया वो Q हीट एडिशन के कारण ही बढ़ा है, ओके। और यहाँ पे जो H2 से H3 हमारा इंथैल्पी घट गया है वो यहाँ से Q हीट रिजेक्शन के वजह से ही घटा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका Q एडिशन हो जाएगा H1 माइनस H4। ये आपका चारों जो डिवाइस था उसका आपने एनर्जी एनालिसिस कर दिया। तो अब फाइनली सिंपल सा आपको अगर COP निकालना हो यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, जो भी हम वर्क देते हैं, ठीक है। अब देखो डिजायर इफेक्ट इस साइकिल में क्या है, इस साइकिल में हम हमारा जो है कूलिंग इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इस एरिया में इवेपोरेटर के पास हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा डिजायर इफेक्ट जो है वो H1 माइनस H4 है।
ठीक है। यहाँ पे देखो H1 माइनस H4 डिजायर्ड इफेक्ट लिखा हुआ है, और जो वर्क इनपुट है, हम जो इनपुट दे रहे हैं इस पूरे साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर में दे रहे हैं। ओके, और कंप्रेसर में कितना वर्क दे रहे हैं, H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 आप करो तो ये सिंपल सा आपको जो है COP देगा। ठीक है, इतना सा पार्ट जो है आपको COP दे देगा। और यहाँ पे ये H4 इक्वल टू H3 ये क्यों लिखा गया, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रोटलिंग की वजह से अगर आपको H4 पता है तो डायरेक्ट H4 रख दो, अगर आपको H3 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो H3 होगा वही H4 होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, थ्रोटलिंग की वजह से इक्वल होगा। तो ये वाला जो टर्म है आपको एग्जामिनेशन में या तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, इसको ऑलवेज याद रखना। तो सिंपल जो COP ऑफ द VCRS साइकिल होता है वो भी वही होता है, बेसिक फार्मूला यही है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और डिजायर इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, और इसी को अगर मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दो तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये आपका VCRS था। ठीक है, VCRS में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था वो इंपॉर्टेंट सारा मैंने अब बता दिया। अब आप VCRS का क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, COP का फॉर्मूला जो होता है मैंने वही बताया कि H1 माइनस H4, उसी के बेस पे आप सारे क्वेश्चन करोगे तो ऑलमोस्ट COP निकालने का सिंपल सा होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट कर दो। ठीक है, अब जरा ये सोचते हैं थोड़ा, मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि VCRS जो है हम यूज क्यों करते हैं और हमें इसका जरूरत क्यों पड़ा और इसको बेस्ट क्यों माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन में देखा होगा, ब्रिटेन वाले में देखा होगा, उसमें जो है हम क्या यूज करते हैं, एयर को यूज करते हैं। ठीक है, बट इसमें VCRS के केस में हम फ्लूइड को यूज करते हैं, या तो और लिक्विड से वेपर के केस में कन्वर्ट होता है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के केस में क्या होता है, एयर जो है ज्यादा आपका हीट नहीं निकाल पाता है। ठीक है, वो खुद एक गैस है और ज्यादा वो आप उसको हीट कंटेन करेगा तो क्या होगा, और ज्यादा वो फैलता जाएगा, आपको बहुत बड़ा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, VCRS के केस में जो लिक्विड है वो ज्यादा हीट को जो है अपने में इंटेक कर सकता है, और जिसके वजह से जैसे जैसे हीट एडिशन बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। बट ओवरऑल जो है वो हीट कैरी करने का, हीट निकालने का किसी भी कूलिंग एरिया से, वो कैपेसिटी VCRS में ज्यादा है। तो ज्यादा हाई अमाउंट में जहाँ पे हमें कूलिंग चाहिए होता है वहां पे हम VCRS का यूज करते हैं, और इसका इफिशियंसी भी ज्यादा होता है। ठीक है, VCRS के केस में सिर्फ इतना आप ये रखो कि आपको अगर इंथैल्पी निकालने आ गया, ठीक है, तो आप इसका हर क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, आपको हर जगह जो है इंथैल्पी निकालने आना चाहिए। ठीक है, और इंथैल्पी हर पॉइंट का क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो बस इंथैल्पी निकालो, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा VCRS में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, और इस नोट्स में भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जो मैंने बताया तो आप वो बस ध्यान में रखना, दैट्स इट। तो ये था कंप्लीट आपका VCRS। नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन और MSQ क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, आई विल सॉर्ट आउट। Thank you so much and good luck.